तो स्वागत है आपका डार्विन जस्टिस के चौथे चैप्टर में, जिसका शीर्षक है चिकोटी और इमली, जिसके लेखक हैं प्रवीण कुमार। तो आइए चलते हैं चैप्टर के दूसरे अंक में। यदि हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का वह निरोध नहीं फटता तो आज 24 अक्टूबर 1990 को चश्मिश अनय के ठीक पीछे बैठकर भूगोल का पेपर कैसे लिख रही होती। प्रकृति बिहार के इतिहास के पन्नों में आने वाले जख्म के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध करा चुकी थी। अब धीरे धीरे यह सामग्री एक जगह खुद को स्वतः एकत्रित कर रही थी। आप कह सकते हैं कि यह महज संयोग है। हाँ, आप सही हैं, क्योंकि कुदरत ऐसा कुछ करती है, इसका कोई साक्ष्य नहीं होता, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। 1986 में होली के तुरंत बाद चश्मिश के पिताजी इस दुनिया को अचानक छोड़ गए। क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता चला। होली के दिन हल्का फीवर आया, फिर पेट में तेज दर्द हुआ। अचानक आनन फानन में पटना ले जाया गया, जहां से लौटकर वे घर वापस नहीं आए। वे चाहते थे कि उनकी यह बेटी डॉक्टर बने, लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था। वक्त को मंजूर था कि चश्मिश अनय के पीछे बैठे और दोनों के अंदर एक ही समय यह बेचैनी पनपे कि कल के बाद अब हम नहीं मिलेंगे। आज के बाद हमारे लिए अब कोई स्कूल नहीं होगा जहां हम एक साथ पढ़ेंगे, जहां परीक्षा होगी और हम आगे पीछे बैठेंगे। अनय भूगोल के प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहा था। मैं अनय के बगल में बैठा हूं। उसने चश्मिश के कलम को अब तक नहीं लौटाया है। समय सरकता जा रहा है। चश्मिश गर्दन झुकाए उत्तर पुस्तिका पर उत्तर लिख रही है। मैं अनय द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे जा रहे उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारने की कोशिश कर रहा हूं। इसे बिहार में टीपना कहते हैं। अब आगे जो कुछ मैं लिख रहा हूं वहां मैं चश्मदीद की तरह हूं। हालांकि बाद में अनय ने भी पूरा वाकया बताया था मुझे, लेकिन जब घटनाएं घट रही थी तब मैं बीच बीच में इस तरह से झांक रहा था कि चश्मिश को यह पता न चले कि उन दोनों के बीच जो हो रहा है उसका एक राजदार मैं भी हूं। तब अनय उत्तर पुस्तिका पर प्रेयसी के घास के मैदान के बारे में लिख रहा था। परीक्षा भवन में आज बिमलेंदु सर गार्डिंग कर रहे थे। आप ये समझ लें कि क्लास में उनके रहते कोई बच्चा चीटिंग नहीं कर सकता, चाहे वह आगे बैठे हो, बीच में बैठा हो या सबसे पीछे। अनय के मस्तिष्क ने अनय को एक संदेश दिया। नीचे देखो, अपने दाहिने पैर के एड़ी के पास। मस्तिष्क द्वारा अनय को भेजे गए संदेश के बाद अनय के कलम का संपर्क उसके उत्तर पुस्तिका से टूट गया। प्रेयसी का मैदान उत्तर पुस्तिका पर अटक गया। उसकी आंखों ने मस्तिष्क के आदेश का पालन किया। अनय नीचे अपने दाहिने पैर की एड़ी के पास देखने लगा। चश्मिश अपने दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून को उसकी एड़ी में रगड़ रही थी। बहुत धीरे से, इतना कि यह संदेश प्रेयसी के घास के मैदान में दौड़ते हुए मस्तिष्क को मिल गया या मिल जाए कि नीचे देखो, अपनी एड़ी के पास। यह संदेश मिलते ही जब अनय ने नीचे चश्मिश के पैर और उसके खूबसूरत अंगूठे को, अपनी गंदी संदी एड़ी को धीरे धीरे चूमते देखा तो उसके दिल को रात में 3 घंटे की मशक्कत के बाद लिखे खत को पल भर में फाड़ देने के लिए गहरा अफसोस हुआ। न सिर्फ उसका दिल अफसोस कर रहा था, बल्कि उसका मस्तिष्क भी उसे बेवकूफ कह रहा था। खूब दिमाग लगाओ, खूब सोचो, खूब लिखो और फाड़ते रहो। खत नहीं फाड़ना चाहिए था। यह तब और उसके मन में बड़ी शिद्दत से उभरा।
यह तब उसके मन में बड़ी शिद्दत से उभरा जब चश्मिश के पैर के अंगूठे के तलवे ने धीरे से अनय की एड़ी पर अपने स्पर्श को दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं सरकाया। वक्त फिसला और फिसलता हुआ यहां तक आ गया। नोक झोंक के साथ वक्त ने चलना प्रारंभ किया था। थोड़े दिन वह नोक झोंक की गली में चलता भी रहा, फिर अचानक कुदरत के एहसास की एक अनोखी गली में वक्त घुसा, जहां दो जोड़ी आंखें मूक रहते हुए कई महीनों तक मीलों वक्त के साथ चले। फिर एक दिन इसी गली में दो होठों ने मूक आंखों को मुस्कुराकर आवाज दी और सीखा कि मुस्कुराहटें बदली जाती हैं। मुस्कुराहटों का बदल लेना भी एक भाषा है कि हाँ मैं ठीक हूं, तुम बताओ तुम कैसे हो। हाँ मैं भी ठीक हूं जवाब मुस्कुरा कर मिलता है। फिसल कर वक्त एक दिन इशारों की गली से घुसा और आज स्पर्श के मोड़ पर खड़ा है। धीरे से अंगूठे ने एड़ी को चूमा है। इस मोड़ के बाद आगे कोई रास्ता नहीं है। आज स्कूल का आखिरी दिन। अनय के मस्तिष्क के अंदर प्रेयसी के घास के मैदान के लिए जो व्यक्तिगत शब्दों की श्रृंखला थी, इस स्पर्श से सब इधर उधर बिखर गई। मस्तिष्क के अंदर उसी लालच का आभास हुआ जब मैरियाना ट्रंच तालाब में बदल गया था और मछलियों का कुनबा इंसानों में, जिसमें से एक इंसान चश्मिश में और चश्मिश उसे अपने पास बुला रही थी। दो हम उम्र विपरीत लिंग के जीव, एक आगे और दूसरा उसके ठीक पीछे, एकदम से सटे बेंच पर बैठे हुए, इतने नजदीक कि एक के पैर के अंगूठे ने दूसरे की एड़ी को चूम लिया। यह किसी भी जीव के उम्र का सबसे सेंसिटिव मोड़ है। जब नाखून की जगह अंगूठे के तलवे ने लिया और धीरे धीरे एड़ी को चुपचाप बिना शोर किए दुलारता, पुचकारता, चूमता रहा, तब शरीर की संवेदिकाएं मस्तिष्क को कुदरत के रहस्य का संदेश देती रहीं। तब प्रेयसी के घास का मैदान जो मस्तिष्क में अटक सा गया था, मस्तिष्क ने उसे फिर से चलाना चाहा था, लेकिन शब्दों की व्यवस्थित श्रृंखला उस रूहानी एहसास के कारण अस्त व्यस्त हो चुकी थी। प्रेयसी का मैदान उत्तर पुस्तिका पर पूरा जरूर हुआ, पर जहां जिस शब्द को जिस वाक्य के साथ होना चाहिए वह नहीं हो सका। मानो अब शब्द अपने प्रॉपर वाक्य के साथ बैठने को राजी नहीं थे। मानो अब शब्द अपने प्रॉपर वाक्य के साथ बैठने को राजी नहीं थे। अनय ने प्रेयसी के मैदान पर जब अपने ही लिखे उत्तर को पढ़ा, उसे यकीन नहीं हुआ कि पूरी तरह से याद उत्तर के साथ भी ऐसा हो सकता है। अब उत्तर सुधारने का वक्त नहीं है, क्योंकि उसकी एड़ी अपने जीवन काल में सबसे सुनहरे पल से गुजर रही है। उसे वहां से हटाना ठीक नहीं। बालू घड़ी से रेत सड़कता जा रहा है। बालू घड़ी से रेत सड़कता जा रहा है, समय निकालता जा रहा है, जबकि इस पूरी क्लास में भूगोल के इस पेपर के दौरान दो मस्तिष्क असंतुलित हैं। तब चश्मिश अपने उत्तर पुस्तिका पर मोड़दार पर्वत को लिख रही थी और उसके मस्तिष्क के अंदर भी जब अनय नीचे अपनी एड़ी की तरफ देख रहा था, मोड़दार पर्वत 2-3 मिनट तक अटका रहा। वह सोच नहीं पा रही थी क्या लिखें, लेकिन समय रुका कब है। समय तब भी चलता है जब आप नहीं सोच रहे होते हैं, और सोच रहे होते हैं तब भी चलता है।
दिन याद है ना आपको, या भूल गए? 24 अक्टूबर 1990। मैं दिन इसलिए याद दिला रहा हूं कि कहीं आप ये न समझ लें कि कहानी में बहुत दूर निकल आए हैं। अभी मात्र कहानी का दूसरा दिन है। उस दिन चश्मिश बाटा कंपनी का सैंडल पहनकर आई थी, जिसमें पांव के पंजों को नियंत्रित करने के लिए जाली लगी थी। उसके दोनों पैरों के पंजे सैंडल के जालीदार हिस्से से बाहर थे। एड़ी को जालीदार हिस्से पर टिकाकर पांव के पंजे को सैंडल के करीब 30-35 डिग्री ऊपर उठाकर अनय के दाहिने एड़ी तक पहुंचाया गया था। इसके लिए चश्मिश के बैठने की मुद्रा थोड़ा अंदर घुसकर आराम से बैठने जैसी थी, जिससे उसे लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। और अनय उस दिन स्लीपर पहने था। प्रकृति इंसान को उकसाती है कि कुछ करो, समय बीता जा रहा है। बालू घड़ी से रेत सरकता जा रहा है, थोड़ा आगे बढ़ो। और लड़की साहस करके अपने पैर के अंगूठे से लड़के के एड़ी को चूम लेती है, यह सोचकर कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। आज के बाद हम शायद इस तरह दोबारा न मिलें। और तब होता है स्पर्श। दुनिया की नजरों से हटकर परीक्षा भवन में दो मस्तिष्क अचानक उस स्पर्श से असंतुलित हो जाते हैं। इस सृष्टि में तमाम सजीव और निर्जीव संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो चीजों को अपने जरूरत के हिसाब से असंतुलित करती रहती है, और फिर वह असंतुलित चीजें संतुलन की तलाश में सृष्टि को गतिमान बनाए रखती है। तालाब का पानी तालाब में संतुलन की अवस्था में आ जाता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है। लेकिन वही पानी जब पर्वत से चलता है तब उसे संतुलन की चाह रहती है, और संतुलन की तलाश में वह नदी का निर्माण कर लेता है। और नदी संतुलन की चाह में समुद्र तक का सफर करती है। नदी तब तक नदी है जब तक वह असंतुलित है, और असंतुलित व्यवस्था में यह कितनी उपयोगी है सबको पता है। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य सभी खगोलीय पिंड असंतुलित हैं। वे संतुलन की चाह में गतिशील हैं। जिस दिन ये संतुलित हो गए उस दिन इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे पानी तालाब में आकर सड़ जाता है। इस धरती पर धरती के निर्माण से लेकर अब तक कई प्रजातियां विलुप्त हो गई, कई आ गई। कुदरत खुद को अपने तरीके से बैलेंस कर रही है। यह कौन सी शक्ति है, कहां है, जो सृष्टि को गतिमान बनाए रखने के लिए संतुलन और असंतुलन का खेल खेल रही है? वह किसी मंदिर के पत्थर की मूर्तियों में नहीं है, वह मस्जिद के अंदर भी नहीं है, वह गिरजाघर में नहीं है। हमारा ज्ञान अभी तक वहां नहीं पहुंचा है जहां से हम उसे ढूंढना शुरू करें या उससे संवाद स्थापित करें। इसलिए हम उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में ढूंढते रहते हैं। वह आकाश या पाताल की तरह की अतल गहराइयों में भी नहीं है, लेकिन वह है घर्षण की उस ऊष्मा में जिसके बाद कॉन्डोम फट गया था। आप इसे संयोग मानो, पर धरती पर जीवन के शुरू होने का एक बहाना तो है। वह है आंखों की उस लसलसी भाषा में जो किसी को अपलक देखना चाहता है। वह है उस मुस्कुराहट में जिसके बदले मुस्कुराना जरूरी होता है। वह है वासना में, वासना के उस चरम परिणाम में जिसे पाने के लिए हर जीव प्रयासरत रहता है। वह है उन लाखों स्पर्म में से किसी एक स्पर्म में जिसकी तेज गति में जो अंडे के पास सबसे पहले पहुंचकर उसे निषेचित करता है। वह पृथ्वी के उस ऐंठन में है जिसके बाद धरती पर नदी, पहाड़ जैसे भौगोलिक कलाकृतियों का निर्माण होता है। वह मिट्टी के हर कण में है। वह बीजों को
अपने अंदर रखकर उसे पौधे में बदल देती है। सोचो तो इस संसार में मिट्टी से पवित्र क्या हो सकता है। वह हर चीज को हजम कर लेती है और इस सृष्टि में जीवन को चलाए रखने के लिए भी सबसे जिम्मेवार कारक है। तो वो यहां भी है, लेकिन आप उसे कहां ढूंढते हो? गौर से देखो तो सृष्टि की हर चीज असंतुलित है। वह संतुलन चाहती है और इसके लिए प्रयासरत है। अनय और चश्मिश आगे पीछे बैठे हैं, पर उनका दिमाग भूगोल से उचट कर कुछ और चाहता है। उनके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ वे दोनों या उम्र का वह मोड़ जहां वे खड़े हैं, जहां अनय को स्पष्ट ज्ञात था कि तुम्हें चश्मिश से क्या चाहिए। कुछ लोग कहेंगे यह सब कुदरत की स्वतः निर्मित क्रियाएं हैं जिससे संसार चलता है। हाँ, सच है, पर इसके लिए जिम्मेदार कोई तो है। अनय पीछे पलटा चश्मिश की ओर, यह देखने के लिए कि अंगूठा गलती से एड़ी को छू रहा है या जानबूझकर। वह चश्मिश के चेहरे को पढ़ना चाहता था। खामोश आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। अनय पीछे इसलिए पलटा कि चश्मिश की आंखों में झांका जाए। अनय के अंदर भावनात्मक आवेग वाली नदी उसके मन के द्वंद्व का बोझ लिए बह रही थी। क्या इस नदी के आवेग को, इस उत्तेजित धारा को, स्पर्श के इस अनोखे तरीके को जीवन के अगले हिस्से में ढकेला जा सकता है? सोचा और पीछे पलटा चश्मिश की आंखों में झांकने के लिए। जब अनय की गर्दन चश्मिश की ओर घूमी, तब चश्मिश अपनी उत्तर पुस्तिका पर मोरदार पर्वत का जिक्र कर रही थी। पर्वत कॉपी पर अटक गया, मस्तिष्क के अंदर अटक गया और एक जोड़ी रहस्यमयी आंखें ऊपर उठी। दो जोड़ी नजरें मिली, जिसमें एक नर की आंखें थी और दूसरी मादा की। चश्मा नाक के स्थूल भाग पर अटका था। चश्मिश ने अपनी आंखों के भौं को ऊपर की ओर खींचकर इशारा किया तो उसकी दोनों आंखों के कोटर में मौजूद गेंद का आकार बढ़ गया। शब्दविहीन प्रश्न था, क्या है? घूमी हुई गर्दन ने जवाब दिया, इशारे में ही, आंखों से ही। आंखें आंखों को पढ़ती हैं, पढ़कर आंखों से जवाब देती हैं। चश्मिश को ऐसा लगा कि अनय ने अपनी बाईं आंखों से के अंतिम किनारे को थोड़ा दबाया है, जबकि अनय खुद अस्वस्थ नहीं था कि किनारा दबा भी है या नहीं। गर्दन घूमने से लेकर आंख दबाने की प्रतिक्रिया 3 से 5 सेकंड में हो गई थी। चश्मिश अशक्त थी कि अनय ने इन चंद सेकंडों में उसे आंख मारी। पर इसमें बुरा क्या है? कुछ भी तो नहीं। आंखों की भाषा आंखों से ही बोली जाएगी। यहां ध्वनि का क्या काम? यह भी तो एक जुबान ही है। सदियों पहले की जुबान, उससे भी पहले की, जब इंसान शब्द नहीं ढूंढ पाया था। तब भी एडम ने ईव को आंख से इशारा किया होगा और तब उन्होंने ज्ञान का फल चखा होगा। परीक्षा भवन में इससे अधिक और क्या हो सकता था? ये उस समाज के बच्चे थे जहां बड़े हो रहे लड़के और लड़कियां एक उम्र के बाद दोस्त नहीं रह जाते। वे तब नर और मादा हो जाते हैं। वे बच्चे न होकर लड़का और लड़की हो जाते हैं। वे औरत और मर्द हो जाते हैं। ये न बड़े थे न बच्चे थे। ये उम्र के उस मोड़ पर थे जहां दोनों एक दूसरे के प्रति खिंचाव को महसूस करते थे। इसलिए ये न चुप रह सकते थे न बोल सकते थे। अनय की गर्दन को चश्मिश की ओर घूमते हुए मुश्किल से 5 सेकंड हुए होंगे। आगे क्या होता भगवान जाने। तभी स्कूल के बरामदे में कोलाहल शुरू हुआ। बरामदे का शोर सुनकर अनय की गर्दन वापस अपनी सामान्य मुद्रा में आ गई और अनय की नजर दरवाजे से होते हुए बाहर बरामदे तक गई।
यह जानने के लिए कि क्या हुआ होगा। नजर चश्मिश की भी बरामदे तक गई, मगर और बच्चों की तरह ये दोनों अपनी सीट से नहीं उठे। क्लास में गार्डिंग कर रहे विमलेंदु सर तेजी से क्लास से बाहर निकलकर बरामदे तक गए, जहां से शोर आ रहा था। कुछ विद्यार्थी भी उनके पीछे पीछे चले और चलकर क्लास के दरवाजे तक आकर अटक गए। कुछ उस काम में लग गए जो विमलेंदु सर के क्लास में रहते नहीं कर पा रहे थे। यह काम था चीटें निकालकर लिखने का साहस। जो विद्यार्थी क्लास में बरामदे के पास वाली खिड़की के पास थे, वे वहीं से बैठकर बाहर का नजारा देखने लगे। कुछ और बच्चे भी बरामदे पर झांकने के लिए उन खिड़कियों पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह जमा हो गए, जहां से बरामदा साफ नजर आता था। उस दिन सिर्फ वर्ग दशम के बच्चों की परीक्षा थी, लेकिन तब और भी दूसरे क्लास के बच्चे स्कूल में मौजूद थे। वे सभी शोर सुनकर या तो बरामदे पर निकल आए थे या दरवाजे या खिड़कियों पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह इकट्ठे हो गए थे। अनय और चश्मिश अपनी जगह पर बैठे रहे, हालांकि उनका ध्यान भी तब दरवाजे पर ही था, लेकिन दरवाजे का मुंह विद्यार्थियों ने से खचाखच भरा था। कुछ विद्यार्थी क्लास के दरवाजे से बाहर भी निकल आए थे। तो क्या आप मेरे बारे में भी सोच रहे हैं कि मैं तब कहाँ था? तो सुनिए। मैं अनय को क्रॉस करके दरवाजे के ठीक बाहर बरामदे पर जा खड़ा हुआ था। थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ से कुछ दूर तक दो कहानी समानांतर चलेंगी। एक तो बरामदे पर और दूसरा क्लास के अंदर, जहां अनय और चश्मिश बैठे हैं। मैं पहली घटना का चश्मदीद हूं और दूसरी घटना जैसे अनय ने मुझे बताया था वैसा ही आपको सुना देता हूं। बस आपको सोचना ये है कि यदि स्कूल के बरामदे पर आज यह घटना नहीं घटती तो क्या अनय और चश्मिश भविष्य में फिर से मिलने की बहुत सारी उम्मीदें लिए मुस्कुराते हुए अपने अपने घर की तरफ जाते? बस मेरे मन में कौतूहल है कि कुछ नहीं और कुछ नहीं। आप यदि इसे संयोग मानते हैं तो मानिए। तब बाहर बरामदे पर मेरी आंखों ने जो कुछ भी देखा था उसे तत्कालिक राजनीति के संदर्भ में उस पर जब अब सोचता हूं तो लगता है कि वह बदलाव का दौर था, जहां प्रजातंत्र में सत्ता सही रूप से बहुसंख्यकों के हाथ में आ रही थी। बहुसंख्यकों को पोलराइज्ड करने के लिए राजनीति अपने तरीके से अपना समीकरण बना रही थी। सपाक, एक पतली सी खजूर की छड़ी ने हवा को सपाक की ध्वनि से काटा था और उसके ठीक पहले नरेश सर के मुंह से जो शब्द निकला था वो शब्द माधरचोद था। हम गांव के बच्चे थे, ऐसा नहीं कि हम पहली बार ये शब्द सुन रहे थे, पर जिसके मुंह से, जिस जगह पर और जिसके लिए सुन रहे थे वह कतई उपयुक्त नहीं था। रौबदार मूंछों वाले व्यक्ति के हाथ में लंबी पतली खजूर की छड़ी, जो हवा को तेजी से काटने के तुरंत बाद ऊपर उठकर हवा को उसी वेग से फिर काटते हुए शिकार का पीछा कर रही थी। शिकार पीछे हटता जा रहा था, जिससे शिकारी का निशाना बार बार चूक रहा था। लेकिन आज उस छड़ी का शिकार कोई विद्यार्थी नहीं बल्कि एक टीचर था। शिकार पीछे हटता रहा, छड़ी अपना निशाना चूकती रही, गुस्से में हवा को सप सप काटती रही। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे डार्विन जस्टिस के अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।